हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आपने यदि हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे हमने आपको डॉक्टर कैसे बने इसकी पूरी डिटेल दी थी। अब हम आज आपको देंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जिला कलेक्टर IAS, IPS, IFS या अदर, तो ये हमने 4 चीज़ें आपको बताई थी कि ये कैसे बनते हैं, इनका प्रोसीजर क्या होता है। तो ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम लोग। और फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वो उसमें आप अपनी बात रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं संतोष टीकवाल, आप देख रहे हो मुझे संतोष साइंस टीचर यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज का हमारा बेसिक जो पॉइंट है वो है जिला कलेक्टर IAS IPS क्या कैसे बना जाता है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि आप 10वीं के स्टूडेंट हो। हम इस वीडियो पे साइंस की बुक पढ़ाते हैं, राजस्थान बोर्ड की 10वीं की। तो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, पिछले वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि 10वीं क्लास जो है वहाँ तक हमें सिर्फ पढ़ाना सीखना है। आगे जो हमारी ओरिजिनल पढ़ाई स्टार्ट होती है वो 11वीं से स्टार्ट होती है। 10वीं तक हम सिर्फ स्कूल जाना, एक तरह से मान सकते हैं स्कूल जाना और पढ़ना सीखते हैं। वहाँ तक कि ना तो कोई परसेंटेज हमारी वैल्यू रखती, ना हमारी डिग्री वैल्यू नहीं थी। ठीक है, तो हम जैसे 11वीं में होते हैं तो वहाँ से ये चीज़ें, और जैसे पिछले वीडियो में हमने डॉक्टर वगैरह बनना बताया था, तो वो सारी प्रोसीजर हमें 11वीं से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमारा फ्यूचर में क्या टारगेट है उसको लेकर। तो जिला कलेक्टर कैसे बने, इसके लिए सबसे पहले आपको 12वीं पास करनी पड़ती है। तो 12वीं पास हम किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, किसी भी सब्जेक्ट से आप 12वीं पास कीजिए, जिला कलेक्टर बनने में आपको कहीं अड़चन नहीं आएगी। उसके बाद 12वीं पास करने के बाद आपको शिक्षा, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो होती है ग्रेजुएशन। ठीक है, जो 3 ईयर प्रोग्राम है कॉलेज का वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। उसके अंदर जैसे ग्रेजुएशन डिग्री होती है आपकी BSc, BA, BCom। ये तो हमारी जो हम डेली रूटीन में सुनते हैं, BSc कर ली उसने BA कर लिया, उसने BCom कर लिया, तो ये तो नॉर्मल है। लेकिन उसके बाद भी कोई अदर ग्रेजुएशन डिग्रीज होती हैं, जैसे कि MBBS। आप डॉक्टर बनने के बाद MBBS की डिग्री लेते हो, वो मेडिकल साइंस के अंदर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री मानी जाती है। आपने 3 साल या 5 साल की नर्सिंग कर ली, वो भी ग्रेजुएशन डिग्री है। इंजीनियरिंग डिग्री कर ली, वो भी आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है। मतलब 12वीं के बाद आप कॉलेज कर लो या फिर कोई डिग्री, जैसे कोई भी आप डिप्लोमा जैसे MBBS, नर्सिंग वगैरह ये सब कर लो, तो वो भी आपकी डिग्रियां होती हैं। जैसे MBBS में तो आप वैसे ही बड़े डॉक्टर बन जाओगे, तो आपको जिला कलेक्टर की तो बनने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कई लोग क्या होते हैं ना, वो मतलब रुचि होती है उनकी, तो वो MBBS या नर्सिंग या इंजीनियरिंग करने के बाद, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद भी लोग जिला कलेक्टर की डिग्री करते हैं। ठीक है, वो आपको आगे इस वीडियो में समझ आ जाएगा कि लोग क्यों करते हैं। तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है, आपकी जो आयु है वो भी मिनिमम इसमें 21 साल है। जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपकी आयु 21 साल होनी चाहिए इसको एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे जिला कलेक्टर क्या होता है, तो जिला कलेक्टर इसको हम आम भाषा में कहते हैं कि जिले का जो भी सुपरिटेंडेंट होता है, जो भी उसकी मतलब जिले पे निगरानी रखता है, वो कौन होता है, जिला कलेक्टर। उसको हम आम भाषा में कहते हैं, ये चीज समझ लीजिए। दरअसल जिला कलेक्टर क्या होता है, वो एक IAS अधिकारी होता है। ठीक है, उसको जिला कलेक्टर कहते हैं। अब IAS की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो IAS जो भी बनता है उसको जिला कलेक्टर या तहसीलदार, या जो जिला कलेक्टर के नीचे होता है ना उसको सलाह देने वाला, तो उसको बना दिया जाता है। फिर उसको अलग जिला कलेक्टर ऊपर जिला कलेक्टर बना दिया जाता है, उसका सहयोगी जिला कलेक्टर बना दिया जाता है। तो इस तरह से IAS जो पोस्ट होती है वो होती है, हम इसको आम भाषा में जिला कलेक्टर या तहसीलदार कहते हैं। उसके बाद आती है IPS। IPS क्या है, इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, तो इंडियन पुलिस सर्विस जो है वो भी बहुत बड़ी टॉप लेवल की
अधिकारी होते हैं। आईपीएस जो होते हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट का होता है, जैसे आपको पुलिस से, इंडियन पुलिस सर्विस से पता चल रहा होगा। तो इनमें क्या होता है, जैसे किसी थाने का आपको एएसपी बना देंगे, किसी थाने का किसी जिले का एसपी बना देंगे, फिर आपको डीजीपी बना देंगे। इसमें ऐसा ही नहीं आता है, ऐसा ही अलग चीज होती है। इसमें एएसपी, एसपी, डीजीपी ऐसे बनाते हैं। फिर एक आता है आईएफएस। ये क्या है? ये है इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है, तो इंडियन फॉरेन सर्विस हो गई। तो ये क्या होता है फॉरेन सर्विस? जैसे आपने कभी सुना होगा कि राजदूत, तो वो जो राजदूत होते हैं वो यही होते हैं आईएफएस अधिकारी। इसके अलावा भी अदर 24 पोस्ट के लिए मतलब टोटल 24 पोस्ट होती हैं। तो इनके लिए ये टोटल एग्जाम आयोजित की जाती है। वो एग्जाम आयोजित कौन करता है? पूरे इंडिया में भी आयोजित की जाती है ये एक साथ, और पूरे स्टेट वाइज भी की जाती है आयोजित। तो मैं सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूँ, स्टेट वाइज अलग अलग होती है, उसकी भी मैं थोड़ी सी बताऊंगा आपको। ये जो ऑल इंडिया में एग्जाम आयोजित की जाती है उसको कहते हैं यूपीएससी। ठीक है, तो यूपीएससी इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि न्यू दिल्ली में है। ये इसकी एग्जाम हर साल आयोजित करवाता है। इसके भी लगभग फॉर्म दिसंबर जनवरी में भरे जाते हैं। ठीक है, और जो इसकी टोटल सीट होती है, ठीक है, वो होती है 800 से 900, कई बार 850, कई बार 800, कई बार 950 तक भी पहुंच जाती हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है वो होती है आईएएस, मतलब सबसे ज्यादा जो टॉप अधिकारी होते हैं वो इस यूपीएससी एग्जाम को इन 3 पोस्टों के लिए देते हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा इसके लिए दिया जाता है, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। बाकी ये जो अदर बच गई आपकी, ये हो गई 3 और 21 पोस्ट और बच गई। तो ये फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी बना दिए जाते हैं। जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड डिपार्टमेंट में, बिजली विभाग में, वाटर विभाग में, या किसी भी विभाग में, मतलब आपको टॉप लेवल के अधिकारी बनाए जाते हैं। लेकिन जो ज्यादा वैल्यू होती है वो इनकी होती है। क्यों होती है? आपको पता चल रहा होगा कि जिला कलेक्टर तो होता है पूरे जिले का, तो जिले का पावर मिल जाता है एक तो, और तहसीलदार जो होता है वो हमारी तहसील का होता है, तो उसे तहसील का पावर मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर हमें पढ़ना क्या पड़ेगा। ये सारी चीजें तो हमने जान ली कि इसमें जिले का पावर मिलता है, तहसील का पावर मिलता है, लेकिन इसमें हमें पढ़ना क्या पड़ेगा और इसकी एग्जाम का प्रोसीजर क्या है वो सारा हम बात करते हैं। तो पहला तो इसमें क्या क्या विषय आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसमें लगभग कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर, जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं उनको छोड़कर बाकी सारी लगभग सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती हैं। जैसे आपको अर्थव्यवस्था पढ़नी पड़ेगी, इसको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, आधुनिक इतिहास पढ़ना पड़ेगा, पूरा इतिहास नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ आधुनिक इतिहास, मतलब जो अंग्रेजों के टाइम घटित हुआ था ना, अंग्रेजों से लेके आजादी तक का, मतलब अंग्रेज जब हमारे भारत में 1600 ईस्वी में आए थे तो वहां से लेकर यहाँ तक का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बाकी 1600 ईस्वी से पहले अंग्रेज कैसे घुसे थे, किन किन राजाओं से लड़ाई की थी, उनका थोड़ा सा चैप्टर प्राचीन इतिहास से भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आती है भूगोल, इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी। इसमें पृथ्वी से रिलेटेड कि ये देश कहाँ पे, कितने अक्षांश पे स्थित है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। कला एवं संस्कृति, तो कला एवं संस्कृति के अंदर हमारे देश में इतने राज्य, इतने यूटी हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन सब में अलग अलग भाषाएं, अलग कला, अलग संस्कृति। गुजरात में जाओगे तो गुजराती बोली जाती है, राजस्थान में आओगे तो मारवाड़ी बोली जाती है या राजस्थानी बोली जाती है। दिल्ली में जाओगे वहाँ पे हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। बिहार में अलग भाषा बोली जाती है, यूपी में अलग बोली जाती है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान के अंदर तो आपको पता चल गया होगा कि विज्ञान में तो क्या आता है, हमारा शरीर आता है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है। अब प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी हमारे इसरो, जैसे इसरो है तो उससे रिलेटेड है, मतलब हमारे बाहरी घटनाओं से, जैसे आज कौन सा सैटेलाइट लॉन्च हुआ, क्या हुआ, कौन सा पहले लॉन्च हुआ था, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर अंग्रेजी आपको पढ़नी पड़ती है। ये अंग्रेजी बेसिक है, सिर्फ आपको पास करनी होती है। ठीक है, मतलब 33% मार्क्स से। अपनी भाषा, अब 2 भाषाएं होती हैं इसके अंदर। पहला होता है अंग्रेजी का पेपर, दूसरा अपनी भाषा।
अपनी भाषा मतलब यहाँ मैंने कोष्टक में लिखा है कि 22 भाषाएं जो अनुसूची 8 में संविधान के अंदर दर्ज है, जैसे हिंदी, बंगाली, आसामी, सिंधी, कोंकणी, तो ये भाषाएं आपको इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी एक भाषा आप ले सकते हो। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मुझे हिंदी का नॉलेज है तो मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ूंगा, या मैं कहीं और से हूँ जैसे बंगाल से हूँ तो मैं बंगाली पढ़ूंगा, पंजाब से हूँ तो पंजाबी पढ़ूंगा। ठीक है, इस तरह से। पसंदीदा विषय, अब आपने ग्रेजुएशन कौन कौन से विषय में से की है या आपकी इसमें ज़्यादा रुचि हो गई है तो यहाँ पे आप अपनी मन मर्जी का एक विषय चुन सकते हो। जैसे आपकी रुचि इसमें है, भूगोल में है, तो आप भूगोल ले लीजिए इसके। ठीक है, फिर भारत की राज्य व्यवस्था आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। एक आपको पढ़नी पड़ेगी करंट जीके। अब करंट जीके में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, लगभग जब आप एग्जाम दे रहे हो उससे पिछले एक साल का लगभग आपको पूरा जीके पढ़ना पड़ेगा करंट का। मतलब करंट में जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो कौन कौन से राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं, क्या करते हैं, कौन सा हमारे देश के लिए कौन सा सिग्नेचर हुआ, मतलब कौन सा, जैसे अभी रफाल विमान आया तो रफाल का सिग्नेचर कौन से देश के साथ हुआ, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है, कितने रुपए में डील तय हुई, या और बहुत सारे जैसे भारत पाकिस्तान। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे जो करंट में आते हैं डेली न्यूज में, तो इससे हम न्यूज़पेपर से क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी सब्जेक्ट की बात। अब हमने 10 सब्जेक्ट बताई, एक 11वीं सब्जेक्ट ये होती है पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, तो 11 सब्जेक्ट आपको टोटल पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इसके एग्जाम बैठने पे। एग्जाम क्या होता है, इसमें 3 तरह का एग्जाम होता है आपका। 3 एग्जाम जब आप 3 सीढ़ियां पार करते हो तो आप जिला कलेक्टर, IAS, IFS, IPS या अदर जो 23-21 पोस्ट और बच गई तो उनके लिए आप क्वालिफाई होते हो। ठीक है, और जो टोटल जो 24 पोस्ट हैं वो टोटल सीट 800 से 900 होती हैं हर साल। IAS की नहीं, पूरी टोटल होती है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न के लिए इसके सबसे पहले इसमें एक प्री का एग्जाम होता है। प्री के एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल 200 नंबर का ये पेपर होता है। और हर जगह आपने देखा होगा 1/4 माइनस मार्किंग होती है, लेकिन यहाँ पे 1/3 माइनस मार्किंग होती है। मतलब आपके 3 क्वेश्चन गलत और एक सही हो गया ना तो आपका 0 नंबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 200 नंबर होंगे। ठीक है, इसमें लगभग आपको 50% नंबर बना लोगे तो आप क्वालिफाई माने जाओगे। 100 यदि आप 100 नंबर इसमें लाते हो तो आप UPSC का प्री क्लियर कर लेते हो। प्री क्लियर करने के बाद आप मेंस एग्जाम के अंदर जाते हो। मेंस एग्जाम जो होती है वो आपकी लिखित होती है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ भी नहीं आता, इसमें सारा लिखित होता है। जैसे आप 12वीं तक या ग्रेजुएशन में जो कॉलेजों में लिखित एग्जाम आपने दिए, पेपर होता है आपके सामने, क्वेश्चन होता है, उसको आपको पढ़ के उसका अच्छे से आप आंसर लिख के आते हो, उसी तरह आपको यहाँ पे आंसर लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको GS1, यहाँ पे टोटल 9 पेपर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो पेपर होता है वो होता है GS1 का, फिर GS2 का, GS3, GS4। अभी GS क्या है, ये है जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन के पेपर होते हैं। सामान्य अध्ययन फर्स्ट 2, 3, 4। इसके अंदर जो सब्जेक्ट आती हैं वो आती हैं आपकी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण अध्ययन, इकोनॉमिक्स, इतिहास। इस तरह से इनके अंदर जो पर्सन आते हैं उनके आते हैं। इनमें अलग अलग है, जैसे इसमें एक सब्जेक्ट आता है, इसमें 2, इसमें इस तरह से आपके टोटल सब्जेक्ट 4 आ जाते हैं, मतलब है ना। उसके बाद आपका एक अंग्रेजी का पेपर होता है। ये कहीं भी हो, आप भारत के किसी भी कोने में हो, आपको अंग्रेजी का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, ये पेपर सिर्फ क्वालिफाई पेपर होता है। यहाँ पे मैं क्यों डाल देता हूँ, ये सिर्फ क्वालिफाई पेपर होता है, इससे आपकी मेरिट वगैरह पे कोई असर नहीं पड़ता है। फिर आपकी जो छठा जो पेपर आता है वो आता है अपनी भाषा का। अपनी भाषा जैसे मैंने बताई कि 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में मान्यता दी हुई, उनमें अनुसूची 8 के अंदर। तो उन 22 भाषाओं में आप कोई भी भाषा चुनते हो, ठीक है, वो आपको UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.gov.in। ठीक है, तो इस पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो अपनी भाषा के अंदर आप जैसे भी कोई भाषा चुनते हो तो ये भी आपका सिर्फ पास मार्किंग होना चाहिए। तो इस पे भी मैं क्यों डाल देता हूँ, आपके 2 पेपर
सब्जेक्ट अंग्रेजी का और खुद की जो पसंदीदा भाषा है उसका सिर्फ क्यू, मतलब ये सिर्फ क्वालिफाई एग्जाम होते हैं, इनसे आपकी परसेंटेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आता है पसंदीदा विषय। पसंदीदा विषय आप कोई भी ले सकते हो, हिंदी साहित्य, संस्कृत, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, या आपने एमबीबीएस वगैरह किए तो वहाँ से एनाटॉमी वगैरह कुछ भी ले सकते हो आप, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कुछ भी कर रखी है तो हर सब्जेक्ट में, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं यूपीएससी के पास, उनमें से आप ले सकते हो। लगभग सभी सब्जेक्ट अवेलेबल है। तो आपने जो सब्जेक्ट लिए इसका आपको मिलता है, इसके आपको 2 पेपर देने होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। एक आता है नोवा, निबंध लेखन। ये निबंध आपको दीपावली या होली पे नहीं लिखना है। ये पेपर जो, ये निबंध का पेपर डिपेंड करता है, जैसे मैंने पीछे एक सब्जेक्ट बताया था जीके, करंट जीके, उस पर डिपेंड करता है ये करंट में क्या चल रहा है, उससे उठा के कोई भी एक जीके पूछ ले, निबंध पूछ लेता है, ठीक है। तो ये जो टोटल आता है ये आपका 200 नंबर का हो गया, ये आपका आता है 1750 नंबर का, ठीक है। 1750 नंबर का आपका ये पेपर होता है। फिर एक आता है आपकी, ये 9 सब्जेक्ट होते हैं। ये 9 सब्जेक्ट में ये 2 सब्जेक्ट तो सिर्फ आपका क्वालिफाई है, तो इनको आप छोड़ दीजिए, ये परसेंटेज में काउंट नहीं होती, सिर्फ इनको पास करना पड़ता है, जैसे आपने पास फर्स्ट ईयर के अंदर किया था उसी तरह से। उसके बाद पसंदीदा विषय, ये आपके 2 सब्जेक्ट हो गए, तो टोटल 7 सब्जेक्ट बच गए। 7 सब्जेक्ट के अंदर आप इनको यदि क्वालिफाई कर देते हो, ठीक है, आप यदि इनको क्वालिफाई कर देते हो तो उसके बाद आपका ये जो मेंस एग्जाम होता है ये होता है आपका 1750 नंबर का। तो 1750 में से यदि आप लगभग 1000 नंबर भी ले आते हो, ठीक है, तो आप इंटरव्यू के अंदर चले जाते हो, और इंटरव्यू के अंदर जाने के बाद आप यदि इंटरव्यू को भी क्वालिफाई कर लेते हो, इंटरव्यू में इस पूरे एग्जाम को लगभग 5 लाख स्टूडेंट हर साल देते हैं, उनमें से सिर्फ 20 से 30 हजार लोगों को मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाता है। 20 से 30 हजार के बाद लगभग 2 से 2,500 लोगों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और उसके अंदर से भी 800 या 900 लोगों को ही ज्वाइनिंग दी जाती है। तो जिसने इंटरव्यू क्लियर कर दिया तो आप आगे आईएएस, आईपीएस, आईएएस बनना है। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये किस हिसाब से बनते हैं। तो देखो, जब आप प्री का एग्जाम करते हो तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं पूछा जाता, बेसिक डिटेल के आधार पर आपका फॉर्म फिल हो जाता है। जब आप मेंस का एग्जाम फॉर्म भरते हो तो वहां पे आपको पूछा जाता है कि आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है। मतलब आप यदि एग्जाम को क्लियर करते हो तो आप पहले आईएएस बनोगे या आईपीएस बनोगे, आईएफएस बनोगे, या कोई अदर सर्विसेज आप भरोगे। तो आप जहाँ पे फर्स्ट चॉइस में डालते हो, जैसे आपने डाल दिया आईएएस, ठीक है, आपने आईएएस डाल दिया और आपकी कट ऑफ मतलब आपकी रैंक आ गई, वो आ गई 100 में, क्योंकि जो आईएएस अलॉट किया जाता है हर साल वो 100 रैंक तक की अलॉट किया जाता है। 100 रैंक तक आपकी रैंक आ गई तो समझो आपको आईएएस मिल गया। अब आपके बाद इसके बाद आप क्रॉस हो गए तो आपने मान लो सेकंड जो चॉइस भरी वो भरी आईपीएस, तो आपको आईपीएस अलॉट कर दिया जाएगा। मान लो कि कई लोग क्या करते हैं ना, पुलिस में उनकी ज्यादा रुचि होती है तो वो फर्स्ट चॉइस आईपीएस को देते हैं, तो पहले आपको आईपीएस अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपने यदि आईएएस भरा है तो उसके बाद आप आईएएस में जा सकते हो। इसी तरह से ये पूरी जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है, और ये एग्जाम हर साल कंडक्ट करवाया जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि ये हर साल स्टेट वाइज भी एग्जाम ली जाती है, हर साल ली जाती है। तो मैं एक स्टेट की बात कर लेता हूँ, जैसे आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो इसकी बात कर लेता हूँ, जो राजस्थान में बॉडी कंडक्ट करवाती है उसको कहते हैं आरपीएससी, और मतलब हर स्टेट में जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसे कहते हैं पीसीएस। तो इसका होता है लोक सेवा आयोग। अब यहाँ पे राजस्थान है तो आर जुड़ गया तो आरपीएससी, यूपी में हो तो यूपीएससी, यूके पीसीएस, मतलब यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। फिर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे मैंने 4 जीएस पेपर बताए, किसी स्टेट में तो सिर्फ ये 4 जीएस पेपर ही होते हैं, वहां पे ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी झंझट नहीं होता। तो
तो वहाँ पे सिंपल होता है, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ आपको ये 4 पेपर देने होते हैं, प्री देना होता है, उसके बाद 4 ये देने होते हैं, इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाते हो। वहाँ पे लगभग ये जो बच गए आपके पेपर 5 ये नहीं देने होते, ऑप्शनल का, सब्जेक्ट का, लैंग्वेज का, ये नहीं देना होता, ठीक है। तो इस तरह से ये देने होते हैं। ऐसे ही सारे स्टेटों में होता है अलग अलग, उनकी भी हर साल 500 से 600 या 800 तक पोस्ट होती हैं। इसमें पोस्ट बहुत कम होती है, लेकिन इसमें देने वाले बहुत कम होते हैं, 5 लाख स्टूडेंट ही होते हैं। हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि नीट को हर साल 15 लाख स्टूडेंट देते हैं, तो बहुत अच्छी है। तो यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आप 10वीं में हो सभी लोग, तो 10वीं के अंदर स्टूडेंट 10th क्लास के अंदर हो, ठीक है। 10th क्लास के अंदर हो तो आपको 11वीं में यदि आप जिला कलेक्टर IAS IPS बनना चाहते हैं तो 11वीं के अंदर आप आर्ट्स ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि यदि आप 12वीं पास करोगे साइंस से, फिर ग्रेजुएशन भी पास, आप साइंस मान लो कि आपने बायोलॉजी ले लिया, ठीक है, अब आप कॉलेज में भी बायोलॉजी से पास करोगे तो बायोलॉजी का तो इसमें मीन्स ही नहीं रह जाता। आप सिर्फ अपनी बायोलॉजी को एक, जैसे बायोलॉजी के भी 2 पार्ट होते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी, तो मान लो कि आप जूलॉजी 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल में ले लोगे, लेकिन बाकी के जो सब्जेक्ट बच गए जैसे अर्थव्यवस्था, इतिहास, जीके, है ना, तो वो सारे सब्जेक्ट तो आपको यहाँ से पढ़नी पड़ेगी ना आर्ट्स में जाकर। तो बेटर यही होता है कि आप 11वीं क्लास में आर्ट्स ले लीजिए, और आर्ट्स में भी आप अच्छे अच्छे सब्जेक्ट चुनिए। ड्राइंग का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, इसमें आप अच्छे सब्जेक्ट चुन लीजिए, जैसे भूगोल। अब भूगोल थोड़ा सा क्या होता है, साइंस की तरह होता है, तो आप 11वीं से उसको तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। एक आप इतिहास ले लीजिए। यदि आप ऑप्शनल में हिंदी साहित्य लेना चाहते हैं तो आप हिंदी साहित्य ले लीजिए। हिंदी साहित्य नहीं लेना चाहते तो आप राजनीति ले लीजिए, जो भारत की राज व्यवस्था है वो ले लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक तो 11वीं में तैयारी हो जाएगी। 11वीं को आपको ऐसे पढ़ना है, 11वीं और 12वीं को जैसे कि कोई साइंस वाला स्टूडेंट पढ़ता है, बायोलॉजी वाला, मैथमेटिक्स वाला, तो उस तरह से पढ़ता है। वैसे आर्ट्स वाले पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा वो इसको कम एवरेज देते हैं, जितना साइंस वाले देते हैं उससे कम देते हैं थोड़ा। आप 11वीं में अच्छा पढ़ लोगे, मतलब बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर 12वीं में आप थोड़ा पढ़ लोगे, फिर आपकी आती है फर्स्ट ईयर, फिर आपकी आती है सेकेंड ईयर, फिर फाइनल ईयर। इसको फाइनल ईयर या थर्ड ईयर दोनों कहते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छी, मतलब 5 साल आप लगातार आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ोगे जो लोग, तो बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। यूपीएससी में जितना सिलेबस है ना इन सब्जेक्ट का, उससे भी आप अच्छा क्लियर कर लोगे। और जैसे आप 12वीं तक तो अपनी बोर्ड के एग्जाम पे ध्यान दो और इनको अच्छे से याद कर दो। उसके बाद क्या करो, जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में आओ तो आप थोड़ा निबंध लिखना स्टार्ट कर दो, सीख लो। फिर थोड़ा सा आप जीके, करंट जीके पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। यदि आपकी इंग्लिश वगैरह लैंग्वेज थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप इंग्लिश वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो इसी से क्या होगा, फिर आप जब, और एक चीज़ आपको और बता दूं कि जो ये एग्जाम होती है ना यूपीएससी, इसको आप ग्रेजुएशन के साथ भी दे सकते हो। मतलब आप फाइनल में हो तो उसी साल आपको यदि इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, एग्ज़ाम, इंटरव्यू या प्री से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करने से ज़्यादा हर उस 10th क्लास के स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए जो जिला कलेक्टर या तहसीलदार बनना चाहता है या IAS IPS बनना चाहता है, उसके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।